तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीपर। अपना जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा है जिसमें अपने राजस्थान का इतिहास कर रहे हैं। अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी भी आपकी क्लासेस यहाँ पे चल रही है, कंप्यूटर की भी स्टार्ट हो चुकी है। और जो आपके अकाउंट्स से संबंधित क्लास है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो भी आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और मारवाड़ के राठौर में पढ़ेंगे हमने क्या मेवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ लिया, बड़ा जो इतिहास था कवर कर लिया। और जहाँ भी चौहान वंश है वो भी हमने पूरा कर लिया। आज अपने राठौड़ वंश की बात करेंगे और राठौड़ वंश में भी मारवाड़ के राठौड़ पढ़ेंगे। ये भी आपका 1-2 पार्ट में होगा, सिंगल क्लास में नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों जब भी अपने कोई वंश पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो राठौड़ शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति मानी गई है संस्कृत का एक शब्द आता है राष्ट्रकूट, उससे मानी गई है। और प्राकृत रूप में इसे रट्टू ऊड़ बोला गया, फिर धीरे धीरे करके इसको राठौड़ बोलने लगे, ऐसा कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। फिर राठौड़ की जो उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों जो मत है वो अलग अलग मत है। जैसे बाटों की पोथियों से तो ये मत मिलता है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान थे। और दयालदास की जो ख्यात आती है दोस्तों, इससे सूर्यवंशी मानते हुए ये ब्राह्मण भल्लार राव की संतान माने जाते हैं। और जो मोनोत नैन्सी, पृथ्वीराज रासो और जोधपुर राज्य की ख्यात में कन्नौज से आना इन्हें बताया गया है। फिर कर्नल टोड इन्हें क्या बताता है, कर्नल टोड इन्हें जो जयचंद गढ़वाल था, ठीक है, याद है क्या, जयचंद गढ़वाल जिसकी बेटी थी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की बात है, विश्वेश्वर नाथ रेव, ये दोनों है ना इस मत का समर्थन करते हैं कि जयचंद के वंशज थे। तो ये दोनों इस मत का समर्थन करते हैं। और डॉक्टर हीराचंद ओझा है, ये बदायूं के राठौड़ों का वंशज मानते हैं इन्हें। तो यहाँ पे सभी के अलग अलग मत है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बदायूं के राठौड़ों का वंशज इस इतिहास के द्वारा मारवाड़ के राठौड़ों को माना गया। तो डॉक्टर ओझा, इस चीजों का आपका पता होना चाहिए। फिर जोधपुर के राठौड़ों का जो मूल पुरुष है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन सा है। तो राव सिंह आते हैं दोस्तों, शायद तक आपको क्लियर ना दिख रहा हो, राव सिंह आते हैं, ठीक है। राठौड़ों को जब भी मूल पुरुष पूछा जाए या सीधा राठौड़ों का मूल पुरुष पूछ ले तो राव सिंह ही आएगा। और इसे भी जयचंद गढ़वाल का वंशज माना गया है। इस सिंह ने क्या है कि भीनमाल के ब्राह्मण तीर्थयात्रियों को मुस्लिम लुटेरों से भी बचाया। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जो मेन कहानी है, मतलब कैसे ये यहाँ पे इधर पहुंचते हैं, इसके बारे में भी अपने जानेंगे। इसके लिए दोस्तों क्या है कि अपने को पहले जानना पड़ेगा जयचंद गढ़वाल के बारे में थोड़ा सा। देखो जो जयचंद गढ़वाल है, आपको याद होगा जब तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 का, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब 1194 में युद्ध होता है, ठीक है, जो किसके मध्य होता है 1194 में युद्ध, वो भी आपके मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य होता है। तो यहाँ पे जयचंद पराजित हो जाता है। अब जयचंद पराजित होता है और मारा जाता है, तो इसके बाद इसका जयचंद का पुत्र आता है हरिश्चंद्र। कौन आता है? हरिश्चंद्र। ये वहां पर का शासक बन जाता है। अभी इसको भी क्या है कि इल्तुतमिश द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने के यहाँ से जाना पड़ता है हरिश्चंद्र को भी। अब क्या है कि हरिश्चंद्र फरुखाबाद के महुई गांव में आ जाता है। अब हरिश्चंद्र का एक पुत्र होता है सेतराम। कौन होता है? सेतराम। अब ये जो सेतराम है ना, सेतराम का आगे उत्तराधिकारी हुआ राव सिंह, या पुत्र हुआ राव सिंह। तो ये राव सिंह यहाँ से मतलब मानी गई है, पूरी इसकी कहानी है। जो अब सिंह क्या करता है, मोही में काली नदी के तट पर एक दुर्ग भी बनवाता है। और जब फरुखाबाद पे भी मुस्लिम अधिकार हो जाता है तो सिंह द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में क्या आता है कि भीनमाल के ब्राह्मण इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें मुस्लिम लुटेरों से बचाया जाए, तो ये बचाते भी हैं इन्हें। और पाली को भील मीणा और मेरों के आतंक से भी ये मुक्त कराते हैं। मैक्सिमम क्या है कि पाली के आसपास के क्षेत्र पे सिंह का अधिकार हो जाता है और यहाँ पे ये अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो बिट्ठू गांव पाली के पास मिले लेख के अनुसार जो 1273 ईस्वी में ये सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन हो गए? राव सिंह। जो राव सिंह है ये भी सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और सिंह केवल पाली के उत्तर पश्चिम तक ही अपना क्या है कि राज्य
स्थापित कर सके। तो इनके बारे में मेन तो आपको इतना ही याद रखना है कि राठौड़ों के मूल पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो राव सिया को कहा जाता है। इनके बाद जो अगले शासक आते हैं दोस्तों, राव आस्थान आते हैं। अब जो राव आस्थान है ये इनके उत्तराधिकारी होते हैं। 1273 से 1291 ईस्वी तक यहाँ पे इनका शासन रहता है। ये पाली से हटकर गुंदोच गांव में अपनी शक्ति स्थापित करते हैं। खेड़ व एडर पर भी अधिकार करते हैं राव आस्थान, ठीक है। और 1291 में क्या है कि ये भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के साथ इनकी लड़ाई होती है, पाली पे आक्रमण करता है जब जलालुद्दीन खिलजी। फिर अगले जो शासक आते हैं दोस्तों वो राव दूहड़ आते हैं। कौन? राव दूहड़। तो राव दूहड़ है, इनका शासनकाल रहता है दोस्तों 1291 से 1309 ईस्वी के मध्य। अब ये प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर पर अधिकार करते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रतिहारों को परास्त करके मंडोर पे अधिकार करते हैं दूहड़। हालांकि बाद में क्या है कि इनके से वापस इनका मंडोर के लिए संघर्ष चलता रहता है, प्रतिहार वापस वहां पे आक्रमण करते हैं। लेकिन वहां पे एक ये बीच में काम करवाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दूहड़। क्या करवाते हैं कि नगाना बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाते हैं। अब तो नागणेची माता है ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नागणेची माता क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। तो ये ध्यान रखना है कि नगाना बाड़मेर में जो नागणेची माता का मंदिर है इसका निर्माण इसके द्वारा राव दूहड़ के द्वारा करवाया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इनका एक छोटा भाई आता है। कौन? राव धांधल। अब ये छोटा भाई है ना, इनका पुत्र होता है पाबूजी। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब राव दूहड़ क्या है कि 1309 ईस्वी में प्रतिहारों से संघर्ष करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वही मंडोर को बचाने के लिए। फिर बात क्या आती है कि दूहड़ के बड़े पुत्र आते हैं, क्या? रायपाल। अब ये फिर से मंडोर पे अधिकार कर लेता है रायपाल, ठीक है। अब इस टाइम क्या है कि भाटियों व तुर्कों से लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाता है रायपाल। फिर इसका रायपाल का उत्तराधिकारी कौन आता है? भीम आता है। भीम भाटियों के साथ संघर्ष करता है, ये भी मारा जाता है। फिर इसके बाद भीम का उत्तराधिकारी आता है दोस्तों कणकपाल, फिर जालन से आता है, फिर आते हैं राव छाड़ा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है और ये शक्तिशाली शासक है। उमरकोट के सोडो, जैसलमेर के राव, जालोर, नागौर, सोजत आदि प्रदेशों को यहाँ पे परास्त करते हैं और पुनः अपने अधीन करते हैं इन सारे क्षेत्रों को। राव छाड़ा है ना जो, ठीक है ना, छाड़ा है, ये छड़ा नहीं है। 1344 ईस्वी में सोनगरा व देवरा चौहानों से लड़ते हुए फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले उन्हें पराजित करते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों इनका अगला उत्तराधिकारी आता है राव तीड़ा। ये सोनगरा चौहानों को परास्त करता है। इसके अलावा देवड़ा, बालीचा, भाटी चौहानों व सोलंकियों को भी यहाँ पे परास्त करता है और तुर्की सेना से सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है राव तीड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनके बारे में भी, ठीक है। वो जो सिवाना दुर्ग है ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाती है। फिर आते हैं राव मल्लीनाथ। ये भी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तुर्कों से पहले महुआ छीनकर राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित करते हैं, महेवा छीनकर, और वैभव शक्ति के आधार पर अपने रावल की उपाधि धारण की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रावल की उपाधि किस मारवाड़ शासक ने धारण की? राजधानी इनके समय होती है नकोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मल्लीनाथ के समय नकोड़ा राजधानी थी और राजस्थान के लोक देवता के रूप में मल्लीनाथ जी पूजे जाते हैं। और इनके नाम पे क्या है कि मेला भी लगता है, मल्लीनाथ जी पशु मेला होता है वो, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। फिर राव चुंडा आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं। 1394 ईस्वी से 1300 इसका मैंने राव चुंडा का जो शासन काल है 1423 ईस्वी तक है, ठीक है ना। 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक, इसका करेक्ट कर लेना, 1423 ईस्वी तक इसका शासन काल रहेगा यहाँ पे। और पालन पोषण इनके चाचा मल्लीनाथ जी ही करते हैं। जागीर इनको मिलती है सालोड़ी गांव की। फिर ये अपने दम पे क्या है कि मंडोर पे अधिकार करते हैं और राजधानी बनाते हैं मंडोर। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया सर्वप्रथम? तो राव चुंडा। तो सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी राव चुंडा ने बनाया। तो ये ध्यान रखना है आपको।
फिर बात करते हैं इसके बाद में, ये खाटू डीडवाना सांबर अजमेर नाडोल पर भी अधिकार करते हैं। ये बहुत ही प्रतापी शासक होते हैं और पुगल के भाटियों द्वारा धोखे से ये 1423 ईस्वी में मारे जाते हैं। और नागौर के पास एक चुंडा सर तालाब भी बनवाते हैं राव चुंडा अपने नाम पे ही। और इसके अलावा देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इनकी एक पत्नी आती है चांद कंवर। अब जो चांद कंवर है जोधपुर में मनाती है चांद बावड़ी, है आराम से याद रख सकते हो, नाम से मैच हो रहा है। अब लेकिन इनकी एक पत्नी आती है किशोर कंवरी, इन पे इनका अधिक प्रभाव था। इनके प्रभाव में आकर ये किशोर कंवरी का जो पुत्र है वो राव चुंडा का कान्हा को बना देते हैं उत्तराधिकारी, जबकि बड़ा पुत्र रणमल था ये बनना था। अब ये यहाँ से कहाँ मेवाड़ चला जाता है रणमल। अब इसकी बहन आती है कंसाबाई। अब इसका विवाह मैंने आपको जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया तो बताया था कि राणा लाखा से विवाह होता है। और ये विवाह भी सह शर्त होता है कि इससे उत्पन्न संतान होगी, जो मुगल थे वही आगे शासक बने। तो ये सह शर्त विवाह यहाँ पे होता है इनके समय ही। फिर कान्हा क्या है कि सांकड़ा तथा भाटियों के साथ संघर्ष में मारा जाता है। फिर उत्तराधिकारी आता है इसका सत्ता, इसका एक भाई आता है रणधीर, ये रणमल को पुनः आमंत्रित करता है कि तुम आ जाओ यहाँ पे मारवाड़ वापिस। फिर रणमल का जो शासनकाल यहाँ पे 1427 से 38 ईस्वी तक रहता है। अब इसकी प्रेमिका आती है भारमली, द्वारा जहर दे दिया गया। तो इसके जो भाणजे ने ही ये पूरा यहाँ पे करवाया था, इस पे शक होने लग गया था। और इसका मेवाड़ में क्या है कि ज्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप होने लग गया था मेवाड़ के शासन में, इसलिए यहाँ पे इसको जहर देके मरवा दिया गया था भारमली के द्वारा राव रणमल को। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राव जोधा। राव जोधा का यहाँ पे 1438 से लेके 89 तक बहुत ही बड़ा यहाँ पे शासनकाल रहता है। इनके पिता रणमल आते ही हैं, अभी मैंने आपको बताया, और जंगलों में रहकर अपनी शक्ति संगठित करते हैं। ये पहले पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे अपने को मंडोर पुनः प्राप्त करना है। तो ये मंडोर को प्राप्त भी करते हैं, और पहले ऐसे नहीं कि एक झटके में प्राप्त कर लिया, बहुत सारे विफल प्रयास करते हैं। तो ऐसे आपको भी आपके लाइफ में प्रयास करते रहना चाहिए, भले कितनी असफलताएं, अंत में आपको जीत जरूर मिलेगी। अंत में देखो 1453 ईस्वी में यहाँ पे मंडोर पे अधिकार कर ही लेते हैं। देखो कब 1438 में लगे थे, इनको भी बहुत साल लग गए। तो अपनी मेहनत को जारी रखें किसी भी दिशा में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। और मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से करते हैं। तो ये आवल बावल की संधि होती है दोस्तों। कौन सी? आवल बावल की संधि। अब इस आवल बावल की संधि में मैंने आपको पूरा बताया था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं भी निर्धारित की गई। तो जो रायमल से यहाँ पे जो कुंभा का पुत्र रायमल है, इससे यहाँ पे विवाह किया अपनी पुत्री का। और 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर इन्होंने बसाया। तो ये भी याद होना चाहिए कि राव जोधा ने बसाया, सभी को याद होगा, लेकिन डेट याद होनी चाहिए, 1400 सन याद होना चाहिए, 1459 ईस्वी में। और अब एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजधानी जोधपुर किसने बनाई? तो राव जोधा ने बनाई, जोधपुर नाम से स्पष्ट है। फिर इसके बाद ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनवाते हैं। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टोक पहाड़ी पे है। इसके बाद जो किले के भीतर नागनेची माता का मंदिर भी बनाते हैं, चामुंडा माता का भी यहाँ पे मंदिर बनवाया जाता है। तो किले के जो आपका किला आ जाएगा मेहरानगढ़, इसके अंदर नागनेची माता का मंदिर राव जोधा द्वारा बनाया गया। और जो बाड़मेर की नागनेची माता का मंदिर है वो राव दुअड़ द्वारा बनवाया गया। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। फिर इनकी पत्नी आती है जसमादे। तो ये याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये नाम से मैच नहीं हो रहा। इनकी पत्नी जोधा की आती है जसमादे, जो रानीसर तालाब बनवाया। तो जोधपुर में रानीसर तालाब किसके द्वारा? जसमादे के द्वारा बनवाया गया। और इनकी माता आती है कोडमदे, इनके नाम पर इन्होंने कोडमदेसर तालाब भी यहाँ पे बनवाया। अब इसके बाद एक इनका पुत्र आता है राव बीका। ये बीकानेर शहर की स्थापना करता है आखा तीज के दिन 1488 ईस्वी को, बैसाख शुक्ल तृतीया आखा तीज के दिन। इसके बारे में भी जब अपने बीकानेर के राठौर पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो शासक आता है मुख्य है वो राव सातल। सातल यहाँ पे 1489 से 1492 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, 89 से 92। अब इसके समय क्या होता है? एक कोसाणा का युद्ध होता है। तो ये डेट याद रखनी है, सन
कि 1492 ईस्वी में कोसाणा का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ। अब राव सातल क्यों इंपॉर्टेंट है? अजमेर का सूबेदार आता है मल्लू खां, इसका सेनापति था गुड़ला खां। यहाँ पे मारवाड़ के थे राव सातल। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे महिलाओं को बंदी बना लेता है। तो राव सातल को जब पता चलता है तो राव सातल क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे आक्रमण करते हैं और ये मारा जाता है गुड़ला खां। और इसी जीत की खुशी में राव सातल के समय ही गुड़ला महोत्सव है, जिसमें क्या होता है कि महिलाएं मटका लेके निकलती है, उसमें दिए रखे होते हैं और मटके में छिद्र किए हुए होते हैं। तो गुड़ला त्योहार भी मारवाड़ में, मेन जोधपुर में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुड़ला त्योहार का प्रचलन किस शासक के समय प्रारंभ हुआ। तो राव सातल के समय गुड़ला त्योहार का प्रचलन, तो गुड़ला महोत्सव की शुरुआत राव सातल के समय हुई। और इनकी पत्नी आती है फुल्ला भटियाणी, जो फुल्ले लाव तालाब भी यहाँ पे बनवाती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो राव सूजा आते हैं। 1492 से 1515 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। जो राव सातल का छोटा भाई था, तो सूजा सातल के छोटे भाई थे, जो बाड़मेर कोटा जेतारण को राज्य में मिला लेते हैं उन्हें जीतकर। अब क्या है कि राव सूजा के समय एक मुख्य घटना ये होती है कि राव भिक्का है ना, ये आक्रमण करते हैं राव सूजा पे, इसलिए कि राज चिन्ह लेने के लिए, कि मैंने जो राज चिन्ह है वो मेरे पिता के मेरे को दो। और राजमाता जसमाते के कहने पर राज चिन्ह भेंट कर देते हैं सूजा भिक्का को। और मेड़ता में राव वीरम ने यहाँ पे स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना साथ में कर ही दी थी। अब इसके बाद जो आएंगे दोस्तों वो आएंगे राव गांगा। इनका शासनकाल यहाँ पे 1515 से 1531 ईस्वी तक रहेगा। अब राव गांगा का पुत्र है ना मालदेव आता है। राव गांगा का ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में जो पाती पेरवन की प्रथा हुई थी, देखो खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। अब जो पाती पेरवन की प्रथा है, इसमें जो मारवाड़ से जिसमें भाग लिया था, भाग तो मेन इसके पुत्र ने लिया था, मतलब गया तो ये था लड़ने के लिए, लेकिन जो शासक कौन था खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का, तो राव गांगा। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक राव गांगा था, राव गांगा, और लेकिन भाग इसके पुत्र मालदेव ने लिया था। अब देखो कई जो इतिहासकार हैं इसको पितृहंता शासक बताते हैं, मालवाल जो मालदेव है इसको। तो ये भी अपने को अलग अलग इसमें मत है, तो इस पे अपने को नहीं जाना ज़्यादा डीप में। तो इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शासक आएगा वो राव मालदेव आएगा। इसका शासनकाल यहाँ पे रहेगा दोस्तों 1532 से 1562 ईस्वी तक यहाँ पे रहने वाला है। और इसे बोलते हैं हसमत वाला शासक। ये भी बहुत प्रतापी यहाँ पे शासक था और 52 युद्धों का इसे विजेता भी कहा जाता था। इसके बारे में और भी सारी चीजें अपने जानेंगे। देखो राव जो मालदेव है, सबसे मेन बात है कि जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री आती है उमादेव, जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है और अजमेर के तारागढ़ में अपना समय बिताती है। अब ये राव मालदेव क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्रयास करता है इसे वापस लाने के, मतलब ये बहुत सारी यहाँ पे दासियों को भेजता है, लेकिन वो उसे क्या है कि और भड़का के आ जाती हैं, ना कि उसे मतलब मना के वापस लाती है। तो ये कभी वापस यहाँ पे नहीं आती और अंत में जब इसकी मृत्यु होती है ना, तो इसके पगड़ी के साथ ही सती भी हो जाती है रूठी रानी उमादेव। तो ये पूछा जाता है कि जो रूठी रानी है वो किन की पत्नी थी, तो राव मालदेव की आपको ध्यान रखना है। और पुत्री किसकी थी, राव लूणकरण, जो कि जैसलमेर के हैं। इसके बाद जो पहोबा का युद्ध आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपको पता है कि दोस्तों जो बीकानेर के शासकों के साथ इनका लफड़ा चल ही रहा था। 1541 ईस्वी की बात है, तो पहोबा का युद्ध है 1541 ईस्वी में होता है। यहाँ पे राव जयसी होता है, इसके पुत्र आते हैं कल्याणमल और भीम, और यहाँ पे मालदेव है और इसके दो प्रतापी सेनापति हैं जेता और कुंपा। ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, राव जयसी की हत्या कर लेते हैं और बीकानेर का प्रबंधक जेता कुंपा को मालदेव नियुक्त कर देता है। और ये कल्याणमल और भीम कहाँ चले जाते हैं, उस टाइम दिल्ली का जो शासक था वो शेर शाह सूरी था, इसके पास चले जाते हैं इनसे मदद लेने के लिए कि हमारी मदद करो। अब क्या बात आती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट गिरी सुमेल का युद्ध आता है आपके 5 जनवरी 1544 याद रखना। 1544 गिरी सुमेल युद्ध, 1644 मतीरे की राड़, तो इसे जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं। अब यहाँ पे तो देखो मालदेव होता है मारवाड़ का शासक और इधर इसके सेनापति होते हैं जेता और कुंपा।
दिल्ली का होता है यहाँ पे शेरशाह सूरी, ठीक है, इसके साथ वही कल्याणमल वगैरह होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है, ये आक्रमण करने के बाद यहाँ पे एक अफवाह फैला देता है कि जेता और कुंपा शेरशाह सूरी के साथ यहाँ पे मिल गए। तो मालदेव को इस बात का जब पता चलता है तो इसे बुरा लगता है, ये सिवाना दुर्ग चल जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, और जो सिवाना दुर्ग है ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है। अब ये झूठी खबर फैलाने पे भी यहाँ पे क्या है कि ये जेता और कुंपा लड़ते रहते हैं और अंत में ये वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में देखो ऐसा नहीं कि ये एकदम से ही जीत गया, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे शेरशाह सूरी जीतता है, हारता हारता बचता है ये लास्ट में। और लास्ट में ये बोलता भी है एक लाइन की, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये भी बोल पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये बातें कही गई, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ये बातें कही गई कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह मैं खो देता। तो ये गिरी सुमेल युद्ध की बात है, 1544 ईस्वी की ही बात है, याद रखनी है आपको। फिर शेरशाह सूरी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1545 में। मालदेव पुनः यहाँ पे जोधपुर, फलौदी, पोखरण, बाड़मेर, कोटरा का और जालोर पर अधिकार कर लेता है। और एक होता है फिर हरमाड़ा का युद्ध। अब जो हरमाड़ा का युद्ध है ये 1570 ईस्वी में होता है। ये किसके मध्य, मारवाड़ के मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के मध्य होता है, जिसमें मालदेव की यहाँ पे जीत होती है। और 1562 ईस्वी में यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मालदेव की मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा बहुत सारे किले भी बनवाए गए, मालकोट का किला, सोजत का किला, पोखरण का किला, और जो अजमेर का तारागढ़ है, अजमेर का तारागढ़, इसमें यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था भी करवाता है, पानी की व्यवस्था, और भी अन्य निर्माण कार्य करवाता है ये। तो ये दोस्तों आज हमने जो पार्ट 1 है ये पूरा किया मालदेव तक। अब जो नेक्स्ट पार्ट है अपने मारवाड़ के राठौड़ों का वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।